तो भाई एनवायरमेंट वर्ड कहाँ से आया? तो जैसे हम बोलते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये मतलब फ्रेंच वर्ड है ये। तो इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज बेटा अ जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया मतलब जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं। अब इकोसिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं। तो वी हैव नेचुरल एंड वी हैव आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेटा हम बना सकते हैं खुद से। ये देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम में ऊपर ऐसे ना ये मेंढक कूद रहे हैं, दिस इज दी स्वैन, ठीक है, मच्छर भिनभिना रहे, ये मछली कहीं मैं थोड़ा जंप लगा लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर, माय नेम इज डॉक्टर आरुषित अली। दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम बुलाओ, दिल से आए बेस्टी मानो, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो मानो। तो आज है भाई हमारे उड़ान वन शॉट सीरीज का लास्ट चैप्टर, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। अब आप लोगों को पता होगा इसके बाद वाला चैप्टर डिलीट हो चुका है, दैट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सो आवर एनवायरनमेंट इज द लास्ट चैप्टर फॉर बायोलॉजी। और अगर आप लोगों ने पहले के लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करा है तो जाके फटाफट उड़ान वन शॉट सीरीज में उसे कवर करो और फटाफट से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। तो भाई आवर एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो बायोलॉजी का 30 मार्क्स का पेपर आता है उसमें से 5 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आर एनवायरनमेंट आता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए भाई आर एनवायरनमेंट हैज अ बिग रोल, ओके। कहने को छोटू है बट इट इज ऑफ 5 मार्क्स कंप्लीटली, ठीक है। पूरे 5 नंबर का ये चैप्टर रहता है, ठीक है। तो भाई इस चैप्टर पे स्पेशल फोकस तो करना ही है, प्लस इट इज वेरी इजी। जो चीजें हम बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, अपने आस पड़ोस में देखते आए हैं, तो इट इज टॉकिंग ऑल अबाउट दैट ओनली। तो भाई अब अच्छे इंसान की तरह हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी सीखना चाहिए। कि बहुत लोग आजकल क्या करते हैं, आसपास की चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, कचरा कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं। तो देखो ऐसा हमें नहीं करना है। वी शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टिव। जैसे होता है ना, कोई होता है किसी के लिए पोजेसिव होते हैं हम किसी इंसान के लिए, तो बस उसी तरह हमें पोजेसिव बनना है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, कि ताकि भाई ये हमारी अनमोल चीज जिस पे हमें रहना है, जिसके साथ हमें रहना है और भाई जिंदगी भर रहना है, ठीक है। तो इसका ध्यान हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। तो फटाफट से बोलेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि क्या आप सब तैयार हैं? आर यू रेडी एवरीवन? तो फटाफट से भरेंगे अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी और स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर बोलते हुए कि मैम ब्रिंग इट ऑन। मैम फुल एनर्जी है। मैम क्या इसमें आप काट काट के पढ़ाओगी, वन शॉट है? तो नहीं भाई, जैसा क्लास में होता है वैसा ही पढ़ेंगे अपन। चलिए आ जाइए। तो भाई जैसे हमारे दिमाग में आता है आर एनवायरनमेंट, आई थिंक दिस पिक्चर डिफाइंस आर एनवायरनमेंट एट इट्स बेस्ट, ठीक है। कि आपकी सराउंडिंग, आपकी पूरी अर्थ का कितना बड़ा रोल है भाई। जब जितना खिलखिलाता हमारी ये प्यारी सी अर्थ रहेगी, उतने खिलखिलाते हमारा जीवन और हमारे आने वाले जो प्रोजेनीज होगी उनका जीवन रहेगा। मैंने क्या कहा? ऑलवेज बी पोजेसिव, नॉट अबाउट योर पार्टनर, मोर देन दैट बी पोजेसिव अबाउट द एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो भाई एनवायरनमेंट वर्ड कहां से आया? तो जैसे हम बोलते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये मतलब फ्रेंच वर्ड है ये, दैट इज एनवायरन, विच मीन्स टू सराउंड, हमारे आसपास की चीजें, ठीक है। एनवायरन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है कि हमारे आसपास। जैसे आप देखो कि एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग अराउंड यू, द लिविंग थिंग, द नॉन लिविंग थिंग। भाई आपका फोन है, ये जमीन है, ये बोर्ड है, ये पेन है, अरे ये मेरा एनवायरनमेंट है, ठीक है। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। कहते हैं ना यार, इस चीज के बिना तो जिंदगी नहीं गुजार सकते, तो भाई एनवायरनमेंट के बिना तुम जिंदगी तो नहीं गुजार सकते हो, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक एंटिटीज अराउंड यू। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मैम एबायोटिक मतलब, एबायोटिक का मतलब होता है बेटा दैट इज इन शॉर्ट नॉन लिविंग, ठीक है। एबायोटिक मींस नॉन लिविंग, ठीक है। अब नॉन लिविंग में क्या आ गया बेटा? नॉन लिविंग में आ जाता है आपका एटमॉस्फेयर, सॉइल, वाटर बॉडीज, आपकी हवा, पानी, मिट्टी, ये सब चीजें नॉन लिविंग हैं। इफ यू टॉक अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में बेटा आपके लिविंग चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एक्सेट्रा, बहुत कुछ। तो अगर हम इन शॉर्ट डिफाइन करें कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है,
तो वो है हमारे आसपास की सराउंडिंग, जिसमें है लिविंग चीजें, जिसमें है नॉन लिविंग चीजें, जिसमें है दोनों कंपोनेंट्स का कंबाइंड रोल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब भाई एक चीज तो हमें पता होनी चाहिए ना, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। ठीक है, दैट व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? दैट वी सेलिब्रेट ऑन बेटा 5th जून। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार एनवायरनमेंट डे आएगा उस दिन जाके पौधा लगाऊंगा, और आप देखोगे भी इवन 5th जून पे आप लोगों को बहुत लोगों की ना इंस्टा पे, यूट्यूब पे फोटोज, रील्स, वीडियोस दिख जाएंगे। भाई हमें एनवायरनमेंट डे हर दिन मनाना है। ठीक है, एवरी डैम डे इज एनवायरनमेंट डे। ठीक है, बिकॉज हम लोग को बेटा पौधा उगाने के लिए कोई स्पेशल दिन नहीं चाहिए, बट यस, तो वी सेलिब्रेट एनवायरनमेंट डे ऑन 5th जून टू सेलिब्रेट द एनवायरनमेंट अराउंड अस एंड टू प्रोटेक्ट इट एंड बी पोजेसिव अबाउट इट। चलिए आ जाइए, अब आता है भाई व्हाट इज इकोसिस्टम। यहां से आपकी एनसीईआरटी एक प्रॉपर चैप्टर शुरू कर देती है डिफाइन करते हुए कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज बेटा अ ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया मतलब जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, कहते हैं ना अपन ज्योग्राफी, आप लोगों का सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, जिसमें आप मैप बनाते हो। हम कहते हैं ये एरिया राजस्थान का है, ये एरिया तमिलनाडु का है, ये एरिया महाराष्ट्र का है। तो एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ ज्योग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया जहां लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक इंटरैक्ट विद ईच अदर। अब आपको मैं यहाँ पे एक छोटी फोटो दिखाती हूँ, देखो ये देखो, साथ में ये पौधे, ये बनी, ये पेड़, ये पूरा, ये सब कुछ कैसे मिलजुल के रह रहे हैं, है ना। एवरीथिंग, द लिविंग थिंग एंड द नॉन लिविंग थिंग, ऑल आर लिविंग इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, ये आएगा पानी पिएगा, पौधा भी पानी एब्जॉर्ब करेगा, ये पॉटी कर देगा यहाँ, है ना। तो एवरीथिंग इज गोइंग इंटरकनेक्टेड। नाउ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। जब आप थोड़ा हायर क्लासेस में जाते हैं तो इकोलॉजी करके आपका यूनिट्स आ जाते हैं, जहां आप एनवायरनमेंट के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ते हो। ठीक है, इवन इसके अंदर आजकल तो ग्रेजुएशन लेवल्स भी होते हैं कि इकोलॉजी में स्टडी करेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा है बहुत लोग एनवायरमेंटलिस्ट बनते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकोसिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं। तो वी हैव नेचुरल एंड वी हैव आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेटा हम बना सकते हैं खुद से। अगर मैं खुद से अपना इकोसिस्टम बनाऊं, ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल और मैन मेड। ओके, जैसे मैंने क्या किया, मेरे घर में गार्डन बना लिया कि मेरी मर्जी के हिसाब से मैं रोज उगाऊंगी, टमाटर उगाऊंगी, लौकी उगाऊंगी, तुलसी का पेड़ लगाऊंगी, नीम का पेड़ लगाऊंगी, वो है मेरी मर्जी। दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो मैं खुद से क्रिएट कर रही हूं। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, ठीक है, भगवान के द्वारा क्रिएटेड हुआ हुआ, जैसे आपके फॉरेस्ट, आपकी लेक्स, आपके ओशंस, आपकी सीज। ठीक है, एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड नेचुरली। और आर्टिफिशियली जो भी क्रिएट करते हैं जो मैनमेड होता है, जैसे आप लोगों ने देखा फिश एक्वेरियम। अपन लोग कितनी बार डॉक्टर वगैरह के भी जाते हैं तो हम देखते हैं वहां ना वेटिंग रूम में एक्वेरियम लगा होता है, वहां मछली देखते हैं, ऐसे ना सब लोग छेड़ते हैं उन मछलियों को जा जाके। ठीक है, तो क्या होता है, दैट इज ऑल मैन मेड। तो जो भी चीज हम खुद से एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर आर्टिफिशियल कैटेगरी। और नेचुरल कैटेगरी में क्या होता है बेटा, देयर इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल माने जो लैंड पे होते हैं, ठीक है, द लैंड वंस, एंड द वंस विच आर एक्वेटिक इज वाटर। ठीक है, एक्वेटिक इज वाटर वाले इकोसिस्टम, पानी से रिलेटेड। पानी में आपको पता ही है भाई क्या आ जाएगा आपका, जैसे मरीन मतलब सी वाटर, ओशन वाटर। फ्रेश वाटर मतलब जैसे आपकी लेक्स हो गई, आपकी रिवर्स हो गई। यूजुअली जैसे आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट आप जान सकते हैं कि जो हम लेक वाले इकोसिस्टम होते हैं उनको हम लेंटिक कहते हैं। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, स्वैम्प इको मतलब होता है ना गंदे एरियाज जो होते हैं वहां का इकोसिस्टम, लेक, कादा भी है, कुछ भी, दैट इज पर्टिकुलरली इकोसिस्टम। होता है ना काई जम गई मैम, मैम सुअर नहा रहा है इसके अंदर, है ना। तो भाई जो भी वो छोटे छोटे पॉन्ड्स जहां पे भी बन जाते हैं ना, जैसे लेक्स वगैरह एवरीवेयर, वो लेंटिक कहलाते हैं। और लॉटिक कहलाते हैं बेटा जैसे रिवर्स जो बहती ना, ठीक है, ओके। एंड टेरेस्ट्रियल में बेटा आपके आ जाते हैं फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड्स, ठीक है, एंड डेजर्ट्स। आइए इनकी मैं आपको एक प्रॉपर फोटो वगैरह दिखाया, थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं।
तो भाई नेचुरल इकोसिस्टम हम पहले देख लेते हैं, विच इज क्रिएटेड बाय नेचर इटसेल्फ। मतलब किसी भी ह्यूमन ने उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करी, वो ऑटोमेटिकली बना है, नेचर के द्वारा बना है, और उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं। देखो वो तो बात की बात है कि हम पेड़ पौधे काटने लग जाते हैं, हम इंटरफेयर करने लग जाते हैं, पर बनाने में हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, ऑटोमेटिकली बना है। ठीक है, तो इकोसिस्टम विच ऑपरेट इन नेचर बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस इज बेटा नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल में मैंने आपको बताया था, फटाफट से रिवाइज कर लेंगे कि नेचुरल इकोसिस्टम में हमने क्या पढ़ा था। नेचुरल इकोसिस्टम में हमने क्या देखा था? हमने देखा था भाई नेचुरल इकोसिस्टम में वी हैड टू, दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में हमने 3 टाइप के देखे थे, दैट इज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। ठीक है, देन वी ऑल्सो सॉ एक्वेटिक में मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, तो आ जाइए भाई देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो देखो यार कितनी प्यारी, मतलब आई थिंक, मेरे को नहीं पता बाकी लोगों का, बट वेन एवर आई सी सच इमेजेस माई दिल गोज वाओ वाओ वाओ, बिकॉज ये फोटोज देखने में कितनी अच्छी लगती है नहीं। तो दिस इज बेटा अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है। दिस इज अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आप देख सकते हैं कैसे सारी चीजें प्यारी तरीके से रह रही हैं। द लेक इज क्रॉसिंग, द पेड़ आर उगिंग, ठीक है, द एनिमल्स आर रनिंग, द फिश इज फिशिंग, ठीक है, एवरीथिंग इज सो इंटरकनेक्टेड एंड सो ब्यूटिफुल, राइट। एंड व्हेन वी कम आउट टू द डेजर्ट अगेन, इट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। तो दिस इज अ बेटा डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टॉर्टोइस, ये देख रहे हैं ना, और ये देखिए कितने सारे एनिमल्स, ये कैक्टस, एवरीथिंग इज सो इंटरकनेक्टेड एवरीवेयर। दिस इज ऑल कम्स अंडर द नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। देन वी हैव द एक्वेटिक, मैंने आप लोगों को बताया था, वी हैव द पॉन्ड। ठीक है, आप इसको पॉन्ड इकोसिस्टम कह सकते हो, या आप इसको फ्रेश वाटर कह सकते हो, राइट, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और यहीं पे आप देखेंगे दिस इज मरीन वाटर। अगर किसी ने स्कूबा डाइविंग करी है भाया, स्कूबा डाइविंग करी है, ठीक है, मरीन वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, तो भाई किसी ने अगर जैसे होता है ना स्कूबा डाइविंग करी, तो वो ऐसा व्यू दिखाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा तो डिस्कवरी चैनल में तो देखते होगे बचपन में, वो भी नहीं देखा तो भाई यहाँ देख लो। ठीक है, कि वो होता है ना अंदर दिखाते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, सब कुछ है, तो फील्स लो यार, फोटो की फील्स लेना सीखो यहाँ पे। तो क्या अमेजिंग चैप्टर है भाई, क्या फोटो देखने मिल रही है तुमको। तो भाई यहाँ ध्यान दो, ये देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम में ऊपर ऐसे ना ये मेंढक कूद रहे हैं, दिस इज दी स्वैन, ठीक है, मच्छर भिनभिना रहे, ये मछली कहीं मैं थोड़ा जंप लगा लेती हूँ। नीचे भी देखिए आप कुछ इंसेक्ट्स रह रहे हैं, टैडपोल्स हैं, अंडे दिए हुए हैं, कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। ठीक है, तो द इकोसिस्टम इज एज ब्यूटिफुल जितना हमें फोटो देख के लग रहा है, इट इज इन रियल, इट इज मोर ब्यूटिफुल एंड इट इज एन अमेजिंग थिंग टू वॉच। ठीक है, तो इसको प्लीज डिस्ट्रॉय ना करें। Then comes the artificial ecosystem. Artificial ecosystem में क्या होता है? Ecosystem maintained and sustained by man are also called as man-made ecosystem, or we call them man-engineered ecosystem. मतलब मैंने मेरी मर्जी, वो कहते हैं ना मेरी मर्जी, मेरी मर्जी है, मैं इसमें 4 मछली डालूंगी मेरे एक्वेरियम में, मैं 2 ही पौधे लगाऊंगी मेरे एक्वेरियम में, मैं 10 पत्थर डालूंगी, ये मेरी मर्जी। ठीक है, तो मेरे घर के गार्डन में टमाटर उगेगा कि लौकी उगेगी कि मेरे तुलसी उगेगी और नीम उगेगा, ये मेरी मर्जी। तो जो भी चीज हम हमारी मर्जी से मैन मेड होती है, दैट कम्स अंडर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, इफ यू सी, ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे एक्वेरियम है ये, दिस इज द एक्वेरियम। ठीक है, देख रहे हैं आप हमारी मर्जी से, दिस इज क्या फोटो है मैम, आलीशान घर। आप सोच सकते हैं भाई ये मैं आपको मेरा फ्यूचर घर दिखा रही हूँ, ठीक है, जलने का नहीं है, है ना, जलने का नहीं है।
ठीक है, द ड्रीम हाउस, राइट, कितना सुंदर लग रहा है, द प्रॉपर गार्डन, द एरिया, है ना, ज्यादा फील्स में मत चले जाना कि मैम ये सब क्या है, वाओ बैठने की जगह है, ठीक है ना, बट अमेजिंग, ठीक है, व्हाटसोएवर, मतलब व्हेन आई वाज डूइंग दिस तो आई वाज जस्ट ऑल अबाउट कि आई हैव टू गेट गुड पिक्चर्स, कि अच्छी फोटो लेकर आऊं कि यार मजा आ जाए चैप्टर में, जो हम देखें ना, मैं फील्स आए हर फोटो को देख के, ठीक है। तो भाई आपका भी सपनों का घर हो सकता है, पढ़ाई करिए बन जाएगा। देन कम ऑन टू द पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो भाई कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिनसे मिलकर इकोसिस्टम बनता है। तो हमने अभी पढ़ा मैम लिविंग चीजों से भी बन रहा है, नॉन लिविंग चीजों से भी बन रहा है, ठीक है मैम, ओके। तो भाई क्या होता है, ईच एंड एवरी इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स टू सस्टेन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। भाई कोई इकोसिस्टम तभी तो इकोसिस्टम कहलाएगा जब उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। तो आइए देख लेते हैं, वी हैव एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक में बेटा आपको पता है जितनी भी नॉन लिविंग चीज, हवा, पानी, सॉइल। इफ यू टॉक अबाउट बायोटिक तो इसमें 3 आते हैं, दैट इज द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है। कंज्यूमर में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आते हैं। ये चीज मैं आपको जस्ट अभी समझाऊंगी, तो बस वेट करिए, ठीक है, और देखिए और सीखिए, आ जाइए। तो भाई सबसे पहले आते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं आपके। ट्रस्ट मी दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट गुड इमेजेस, राइट, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे हवा, पानी, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर। हवा, सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, वाटर, ये सब बेटा आपकी नॉन लिविंग चीज हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव द बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाते हैं, द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारी एनवायरनमेंट के जीते जागते लिविंग कंपोनेंट्स। इफ वी टॉक अबाउट, अपन ने देखा था बायोटिक में प्रोड्यूसर बेटा वो होते हैं जो हमारे को खाना बना के दे रहे हैं, दी ऑटोट्रॉफ्स, जो आपके लिए खाना बना रहे हैं। तो भाई पेड़ क्या करते हैं आपको पता है, पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, फोटोसिंथेसिस करते हैं, धूप धूप दे दो भाई, धूप दे दो तो हम खाना बना दें। तो जो भाई खाना बनाएंगे, ठीक है, दैट इज दी प्रोड्यूसर्स, जो आपके प्लांट्स या सर्टेन बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। देन कम्स द कंज्यूमर्स, जो उसको खचर खचर खाएंगे, ठीक है। भाई घास को खाया ग्रास सॉपर ने, ग्रास सॉपर को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया स्नेक ने, दीज ऑल आर ईटिंग इट, कंज्यूमर्स, ठीक है, खा रहे हैं उसको। फिर आते हैं बेटा डीकम्पोजर्स, जो सिर्फ कचरा, मरा हुई चीजों को खाते हैं, दैट इज द डेड एंड द डीकेइंग। मान लो भाई इनको मार देते हैं, चलो किसको मारे हैं, इंसान को मार देते हैं, ठीक है। अब ये मर गई, बॉडी अपन सॉइल में है, ठीक है। सॉइल में जो बॉडी है भाई, उसको जो ये डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये खाते हैं, ठीक है, ये उस पर फीड करते हैं, उसको सिंपलर फॉर्मेट में तोड़ के कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे, बस जस्ट फोकस, वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। आ जाओ। तो भाई प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स आर दी ऑटोट्रॉफ्स, दीज ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो खुद खाना बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बेटा आ जाते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया जो खाना बनाएंगे। देन मूविंग ऑन टू दी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कौन है भाई, जो इन पर डिपेंडेंट है कि भाई पौधा खाना बना दे तो हम खा लें। अब भाई वो नहीं होता घर में, जब तक मम्मी लाकर नहीं देंगी प्लेट तो हम खाना कैसे खा लें। तो भाई एटीट्यूड, कंज्यूमर्स भी ऐसे ही हैं, भाई प्रोड्यूसर तो खाना बनाएगा तो खाऊं ना यार, बना जल्दी, डिपेंडेंट, फुल डिपेंडेंसी, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये डिपेंडेंट है। अब कंज्यूमर्स बेटा 3 टाइप के हो सकते हैं, दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स हैं भाई हमारे वो वेजिटेरियंस, ठीक है, मैम जो खाते हैं घास फूस और पौधे। तो भाई हर्बीवोर्स आर एनिमल्स व्हिच ईट प्लांट्स ओनली, which eats plants only। एग्जाम्पल भाई बकरी चराने जाते हैं, गाय चराने जाते हैं, डियर खा रहा होता है, हॉर्स, ये सब क्या है भाई, ये हैं कंप्लीटली वेजिटेरियन, दैट इज प्लांट ओनली हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स आर एनिमल्स व्हिच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। और भाई इसमें आते हैं आपके लायन, टाइगर एक्सेट्रा, ठीक है, जो क्या करते हैं डायरेक्ट फ्लैश खाते हैं, हमला खाऊंगा तो जानवर खाऊंगा।
एंड देन कम्स द कैटेगरी बेटा एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। कंफर्टेबल, भाई तुम पौधा दे दोगे मैं वो भी खा लूंगा, तुम एनिमल दे दोगे मैं वो भी खा लूंगा, मुझे मतलब है खाने से, ठीक है। दैट इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स यही एनिमल्स होते हैं। इसमें बेटा सबसे पहला एग्जांपल होते हैं ह्यूमंस, दैट इज मैन, ठीक है। ह्यूमंस, डॉग, क्रो, ठीक है, बहुत सारे होते हैं ओमनीवोर्स में। तो ओमनीवोर्स क्या है भाई, बड़े फ्लेक्सिबल, फुल एडजस्टिंग। वो लोग नहीं होते भाई, ठीक है यार घूमने चलोगे तो ठीक, नहीं चलोगे तो ठीक, वहां खाना खिला दोगे तो ठीक, नहीं खिलाओगे तो ठीक, सुपर एडजस्टिंग, ठीक है। प्लांट्स दे दो, एनिमल्स दे दो, हम खा लेंगे। देन कम्स बेटा वेरी इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स पे ना बोर्ड्स में काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीकंपोजर क्या होते हैं भाई, कोई चीज मर गई तो ये जाते हैं उसके पास, ओहो मर गया, चलो भाई अब इसको खाता हूं। तो वो क्या करते हैं, उसको है ना ऐसे ऐसे खाते हैं, वो चीज इतनी बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। कैसे, जैसे CO2 में, वाटर में, ठीक है, ऐसे इसको तोड़ते हैं। और फिर वो चीज क्या होती है, सॉइल में घुल जाती है, थोड़ी सी हवा में भी उड़ जाती है, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भाई मरी हुई चीजें थी कॉम्प्लेक्स, उनको जो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म में मिलती हैं, जैसे सूखे हुए पौधे या डेड एनिमल्स, उनको बेटा कन्वर्ट करती है सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया भाई CO2 हो गया, ठीक है, आपके पानी हो गया, मिनरल्स हो गया, CO2 वाटर मिनरल्स आप यहां लिख लीजिए, जैसे CO2 वाटर मिनरल्स, ठीक है, मतलब काफी चीजों में एक्सेट्रा में, छोटी छोटी चीजों में तोड़ देती है, ठीक है। एंड इसमें क्या आते हैं आपके फंजाई, बैक्टीरिया, जैसे अपन को पता है ना मशरूम्स हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं डीकंपोजर्स, राइट। आ जाइए, अब बेटा अपन ने देखा था, अब अपन ने पढ़ तो सबके बारे में लिया, तो हम इनको एक एनवायरनमेंट के अंदर देखते हैं होता कैसे। अब आप यहां देखिए, सूरज हुआ मध्यम, बाकी लोगों को सांस देने लगा, ठीक है, खाना देता है वैसे ये भाई। तो इस घास ने बोला चल 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 सनलाइट दे, सनलाइट दे, ठीक है, तो इसने सनलाइट दी। ये घास ने क्या किया, खाना बनाया। इसको खाने कौन आया, दिस वॉज द प्रोड्यूसर। क्यों, क्योंकि खाना बना रही है, खाना बना रही है इसलिए प्रोड्यूसर। फिर इसको कौन खा रहा है, इज द प्राइमरी कंज्यूमर, जो पहले आया, जो इसको खाएगा डायरेक्टली। फिर इसको किसने खाया, चूहे ने खा लिया भाई, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर इसको किसने खा लिया, आउल ने खा लिया, दैट इज अ टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट में लेवल होते हैं। वो कहते हैं ना हर कोई बाप बनना चाहता है, मैं हूं भाई बाप, मैं हूं बॉस यहाँ का, ठीक है, कि मैं बनूंगा, आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, है ना। तो भाई हर कोई किसी ना किसी को यहाँ खा रहा है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है। तो ऐसे ही बेटा आपका एनवायरनमेंट भी इंटरकनेक्टेड होता है। अब आप ऐसे देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, मेक्स फूड, ठीक है, इसने फूड बनाया। फिर इसने क्या किया, ग्रास हॉपर ने खाया, खुश हो गया, देख रहा कितना स्माइल मार रहा है ना, स्माइल, ठीक है। इसने खाया, तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, भाई तू पहले नंबर पे आया है, प्राइमरी कंज्यूमर जो पहले नंबर पे खाने आया है। इसको खाया फ्रॉग ने, सेकेंडरी कंज्यूमर, दूसरे नंबर पे खाया है। फ्रॉग को खाया स्नेक ने, तीसरे नंबर पे आया, टर्शरी कंज्यूमर। फिर आया बेटा आपके आते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर, जिन्हें कहते हैं एपेक्स प्रीडेटर्स। एपेक्स प्रीडेटर बेटा सबसे एंड में जो खाते हैं, ठीक है, दीज आर एपेक्स प्रीडेटर्स, ओके, जो सबसे एंड में खाते हैं, द लास्ट कंज्यूमर्स, द लास्ट वंस। या आपको मैं और अच्छे से समझाऊंगी, अभी हम फूड चेन पढ़ेंगे तो जो लास्ट में खा रहे हैं, दे आर एपेक्स प्रीडेटर। अब मान लो ये उल्लू मर गया, ठीक है, लाश हो गया। अब इसको डीकंपोज कौन करेंगे, डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स क्या करते हैं, अपन ने ये चीज देखी है कि ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मिनरल में, CO2 में, वाटर में, एक्सेट्रा। वो चीज क्या होगी, या तो सॉइल में चली जाएगी, या कुछ चीजें जो हैं सॉइल के बजाय प्लांट भी यूज कर लेगा।
जो मिनरल इन्होंने बनाया वो प्लांट यूज कर लेगा सॉइल में से लेके खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा डीकंपोजर्स का यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स, कि भाई प्रोड्यूसर कहता है चल अच्छा है भाई तूने मेरा काम आसान कर दिया, थोड़े मिनरल तो मैं सॉइल से भी ले लेता हूं, तूने बना ही दिए तो, ठीक है। इसलिए अगर आपने कभी सुना होगा लोग अपने ना खेतों में खाद डालते हैं प्रॉपर, ठीक है, उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए भाई पौधे को भी, वो बेचारा कहाँ से, सिर्फ सनलाइट से नहीं, उसको भी तो बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए, तो वो सॉइल से भी ले रहा है मिनरल्स, सॉइल से भी चीजें ले रहा है, तो वो सॉइल में आ कहाँ से रही है, वो डीकंपोजर्स बना रहे हैं भाई, वो डीकंपोजर्स बना रहे हैं। कभी इवन मेरे खुद के घर में छोटा सा गार्डन है, तो वहां माई दादी माँ शी लव्स डूइंग ये सारा पौधे वौधे उगाना, तो वो भी बहुत बार ऐसा होता है ना, खाद लाती हैं, उसको अच्छे से प्रॉपर करती हैं, दिस वेरी नेसेसरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बेटा फूड चेन, एंड आई थिंक फूड चेन और फूड ये मतलब टोटली इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि बेटा बोर्ड्स वालों का तो ये फेवरेट टॉपिक है, मतलब फेवरेट, ठीक है। फूड चेन क्या होता है भाई, पहले डेफिनेशन याद करेंगे। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिजम्स टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। मतलब घास को खाया इसने, सांप, चूहे को खाया सांप ने, सांप को खाया ईगल ने, तो भाई ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे से। हम खाना क्यों खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं भाई, सवाल पूछो खुद से, एनर्जी लेने के लिए मैम, ताकि हम बने ताकतवर, हम मर ना जाए मैम, धरती पे जीना है तो खाना और पीना तो पड़ेगा ही पानी। तो भाई ये कैसे एनर्जी आती है, जब आप कुछ खाते हैं, ठीक है। तो हर कोई, ये एक सीक्वेंस है, याद करेंगे डेफिनेशन समझ के, ये एक सीक्वेंस है बेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर एंड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसफर्स एनर्जी, और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये हमेशा बेटा यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही फ्लो में होती है। भाई आप जो गले में चेन पहनते हैं, तो चेन क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है ना, पूरी यूं, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता तुम चेन को कहीं बीच में से बांध देते हो कि एक मोती हटा के यहाँ अंदर से डाल देता हूं मैं, ठीक है, पूरी चेन यूं ही बांधते हो, ठीक है। तो चेन्स आर यूजुअली यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, एक डायरेक्शन में ही होती हैं ये। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, कि भाई एक फूड चेन में कोई ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे है, वो होता ना, तुमने देखा स्कूल में खड़े होते हैं, ये है रैंक 1, खड़े हो जाओ, ये फर्स्ट आए हैं रेस में, फिर सेकंड आए हैं रेस में, वो थोड़ा नीचे होते हैं, फिर जो थर्ड आए हैं रेस में वो और नीचे खड़े होते हैं, नहीं ऐसा होता है ना। तो भाई वैसे ही फूड चेन में भी सबको एक लेवल अलॉट किया गया है, एक ट्रॉफिक लेवल, कि भाई तुम्हारा लेवल ये है, ठीक है। पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज अ ट्रॉफिक लेवल। ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स आर एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा, क्यों, क्योंकि भाई जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर है बेटा, वो जो होगा हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगी, उसी से फूड चेन शुरू होगी। भाई अगर प्रोड्यूसर ही नहीं है तो फूड चेन शुरू कैसे होगी, प्रोड्यूसर का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर प्रोड्यूसर नहीं होगा तो बाकी लोग खाना कैसे खाएंगे, है ना। तो प्रोड्यूसर का होना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखाती हूं कैसे। पहले फूड चेन देखेंगे, ठीक है, वेरी प्रिटी। आई थिंक मैंने क्या बोला, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट गुड डायग्राम्स एंड गुड फ्लो चार्ट्स, राइट। तो भाई क्या होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आए हमारे, प्रोड्यूसर्स, पहला औधा, फर्स्ट इन रेस। सेकंड कौन आए ट्रॉफिक लेवल पे, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे हमारे ग्रासहॉपर। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन आए, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज दिस मेंढक। देन द ट्रॉफिक लेवल 4 इज द टर्शरी, जिसपे सांप जी आए हैं, ठीक है, दैट इज 4। एंड बेटा आप लोगों को पता है ये लोग कौन होते हैं, दैट इज दीज आर एपेक्स प्रीडेटर्स, एपेक्स प्रीडेटर्स, जो सबसे लास्ट में आते हैं फूड चेन के, ठीक है, या किसी ट्रॉफिक लेवल के, क्वार्टनरी कंज्यूमर भी कह सकते हो, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे भी कह सकते हो, ठीक है। और इनको एपेक्स प्रीडेटर्स भी कहा जाता है, मैंने आपको समझाया था, जो लास्ट में आते हैं हमेशा। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, नॉर्मली क्वेश्चंस वाले क्या करते हैं, वो आपको कोई फूड चेन दे देंगे, बोलेंगे इसमें थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन है, तो इट्स लाइक 1 2 3, दैट इज फ्रॉग, राइट।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखेंगे फूड चेन का मैम सिग्निफिकेंस क्या है, कि भाई एनवायरनमेंट में मैम फूड चेन का रोल क्या है। आप इतनी फूड चेन कर तो रही हो, पर भाई फूड चेन का कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा इस धरती पे, बिल्कुल है। फूड चेन इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग फंक्शंस। इट इज अ पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। ठीक है ना, एनर्जी जा रही है भाई, ये एनर्जी इसके पास गई, फिर थोड़ी एनर्जी इसके पास गई, फिर एनर्जी गई, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है भाई। ये एक दूसरे को खा रहे हैं तो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एनर्जी। हर जगह क्या ट्रांसफर हो रही है बेटा, एनर्जी। एक दूसरे में क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एनर्जी। ठीक है भाई, खाना खाना ही मतलब एनर्जी लेना होता है। ये सो खा रहा है, एनर्जी ले रहा है, ये सो खा रहा है, एनर्जी ले रहा है, ये खा रहा है, एनर्जी ले रहा है, ये खा रहा है, एनर्जी ले रहा है। ठीक है, हर कोई किसी ना किसी से एनर्जी ले रहा है, राइट। तो भाई इट इज अ पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। ठीक है मैम, इट मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। भाई ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है मैम, then it provides information about the biotic components of the ecosystem, कि भाई इकोसिस्टम में कौन कौन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है एक दूसरे से, वो भी हमें फूड चेन के द्वारा पता चलता है कि भाई अच्छा हो कि फूड चेन में तो सारे लिविंग चीजें ही होती हैं, राइट। क्लियर है मैम, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेटा दो फूड चेन लगाई हैं, दिस इज द टेरेस्ट्रियल फूड चेन एंड दिस इज द एक्वेटिक फूड चेन। अब आप देख सकते हैं, अब अगर हम इसमें देखें, दिस इज द टेरेस्ट्रियल फूड चेन। ठीक है, अब आप अगर इसमें नंबरिंग करो तो दिस इज T1 ट्रॉफिक लेवल 1, T1 इज द ट्रॉफिक लेवल 1 बेटा, हर्बीवोर्स। ठीक है, दिस इज T2, देन भाई दिस चूहा इज T3, देन दिस इज T4 एंड दिस इज T5। और इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, एपेक्स प्रीडेटर और द लास्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, वहीं अगर आप आ जाओ भाई, अब आप आ जाइए एक्वेटिक फूड चेन में, एक्वेटिक फूड चेन में। ठीक है, यहां आप देखेंगे T1 फाइटोप्लैंक्टॉन्स। बेटा बहुत बार क्वेश्चन आता है फूड चेन में कि एक्वेटिक फूड चेन का डायग्राम बना दो, टेरेस्ट्रियल फूड चेन का डायग्राम बना दो। तो भाई आपको पता होना चाहिए एक्वेटिक फूड चेन में प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये ऐसे ना छोटे से कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो खाना बनाती हैं। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में पानी के अंदर, राइट। ये खाना बनाती हैं और जू प्लैंक्टॉन्स बेटा होते हैं T2 लेवल पे जो इनको खाते हैं। फिर बेटा फिशेस, फिर छोटी फिशेस को खाती हैं बड़ी फिशेस, फिर बड़ी फिशेस को खाती हैं और बड़ी फिशेस। ठीक है, बट याद रखेंगे कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं एक्वेटिक फूड चेन में बेटा, दैट इज फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, दैट इज जू प्लैंक्टॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली चीज है। ठीक है, तो मैं यहां मेंशन करना चाहूंगी 2 स्टार्स, क्योंकि बेटा फूड चेन जब भी एग्जाम के अंदर आती है वो लोग आपको सीधा क्वेश्चन देते हैं कि व्हाट इज अ फूड चेन, तब आप डेफिनेशन लिखते हो जो मैंने आपको लिखवाई है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन, जो मैंने आपको सिग्निफिकेंस लिखवाया है। एंड फिर आता है ड्रॉ टेरेस्ट्रियल फूड चेन और ड्रॉ एक्वेटिक फूड चेन। तो भाई अगर आपको आती ही नहीं होगी तो बनाओगे कैसे। ठीक है, तो मेक इट लाइक दिस। चलिए आगे आते हैं। अब आता है बेटा 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, 10% लॉ, और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इस लॉ में क्या कहते हैं, अब आप ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो ट्रांसफर है, ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 100% नहीं होता। कभी ऐसा नहीं है कि इसके पास इतनी एनर्जी थी 5000 किलो जूल्स तो इसको भी ये 5000 देगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ये क्या होगा, एनर्जी हमेशा घटती जाएगी। फूड चेन जैसे ही बढ़ती जाएगी एनर्जी घटती जाती है। ठीक है, एनर्जी कभी भी बेटा 100 की 100% पास नहीं होती है। ठीक है, अगर पौधे ने 100% बनाया है
तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही, उसका 10% ही दूसरे के पास जाता है, फिर उसका 10% तीसरे के पास जाता है, और उसका 10% चौथे के पास जाता है। ठीक है, इट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी गेट्स लॉस्ट एज हीट, क्योंकि एनर्जी में से बेटा कुछ हीट भी तो निकलती है, तो सारी एनर्जी कभी पास नहीं होती है। Only 10% of energy is transferred from one trophic level to the next trophic level. कैसे, यहां देखेंगे। जैसे भाई घास के पास थी 5000 किलो जूल, 5000 का 10%, एक जीरो हटा दो, डिवाइड बाय 10, 500 किलो जूल्स, डिवाइड बाय 10, 50 किलो जूल्स, डिवाइड बाय 10, 5 किलो जूल्स। अब अगर यहां पे कोई नेक्स्ट होता, मान लो यहां पे अगर मैं मान लू ईगल होता, उसके पास कितनी जाती, सोचो, 5 डिवाइड बाय 10, 0.5 किलो जूल्स जाती। ठीक है, तो क्या होता है, तभी बेटा एपेक्स प्रीडेटर क्यों आते हैं। फूड चेन कभी ना ज्यादा लंबी नहीं होती, फूड चेन ज्यादा लंबी इसलिए नहीं होती क्योंकि बेटा अब इसके बाद अगर ईगल को कोई खाएगा तो दैट इज टोटली यूजलेस, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर नील है, 0.05। ठीक है, 0.05, कितनी कम एनर्जी जा रही है। इसलिए क्या होता है, फूड चेन्स हमेशा छोटी होती हैं। तो आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई फूड चेन्स आर ऑलवेज स्मॉल, या फिर वो सिर्फ 5th ट्रॉफिक लेवल तक ही क्यों होती हैं। क्योंकि भाई एक अमाउंट के बाद जो एनर्जी होती है वो बहुत कम रह जाती है, और बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में भी रिलीज हो जाती है, तो इसलिए फूड चेन्स आर स्मॉल। अब इसका और एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाइए। यहां आप देखो, पौधे के पास कितनी एनर्जी आई, पौधे के पास कितनी एनर्जी आई, 20,000 किलो जूल। ठीक है, 10% निकल जाएगी, मतलब डिवाइड बाय 10। ठीक है, कितनी हो गई, 2000। ठीक है, इसका 10%, 200, 200 का 10% दैट इज 20। ठीक है, 20। तो भाई क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगी, लोएस्ट एनर्जी बेटा लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे होती है हमेशा। ये चीज हमेशा याद रखेंगे। हाईएस्ट एनर्जी किसके पास है, फर्स्ट। भाई जो रेस में फर्स्ट आएगा वही गोल्ड मेडलिस्ट होगा। ठीक है, ज्यादा पैसा भी, रेस जो कंपटीशन का पैसा, ज्यादा पैसा भी किसको मिलेगा, फर्स्ट को। जो लास्ट आएगा उसको सबसे कम ही मिलेगा, बस वही चीज है। फूड चेन में भी यही हिसाब है। भाई तू बाद में, तेरी गलती, तेरे पास एनर्जी कम है। ठीक है, वी कैन नॉट हेल्प इट। ठीक है, आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो 2000, 20,000 ऐसे करके बेटा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लो। देखो जब तक चीज आपकी माइंड में फिट ना हो जाए, अपन एग्जांपल देख रहे हैं, राइट। लास्ट में बेटा हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो क्या होता है, हमने देखा भाई सन के पास कितनी एनर्जी थी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दैट वाज 10 लाख जूल्स, किलो जूल मान लो, जूल्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और सिर्फ 10,000 पास हुई। ठीक है, सिर्फ 10,000 पास हुई। तो अब आप लोग बोलोगे मैम सनलाइट से तो 10% नहीं होता, नहीं बेटा, सनलाइट से प्रोड्यूसर के पास सिर्फ 1% एनर्जी आती है। कितनी आती है, सिर्फ 1%। इसका 1% एनर्जी ही यहां आएगा। ठीक है, इसका सिर्फ 1%, राइट, इसका सिर्फ 1% एनर्जी पास होता है प्रोड्यूसर में। फिर प्रोड्यूसर से तो हर चीज 10% हो जाती है, 10%, 10%, 10%। ठीक है, पर सनलाइट से सिर्फ 1% ही बेटा आता है। ठीक है, सनलाइट से सिर्फ 1% ही आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है बेटा, अगेन आप ये चीजें देख सकते हैं कि हम बोल रहे हैं कि भाई एनर्जी क्या रहेगी, अलग अलग फूड चेन्स दे रखी हैं, 10% कम होती जाएगी, 10% घटती जाएगी। ये मैंने आपको इसलिए बताई हैं, ये अलग अलग टाइप की फूड चेन है, दैट इज 3 टायर, 4 टायर एंड 5 टायर फूड चेन्स। अब आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने ये आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे फोटो दी है। एग्जाम में नॉर्मली बेटा पूछा जा सकता है कि 3 लिंक्ड फूड चेन बनाओ, तो आप बना सकते हैं भाई, कॉर्न प्लांट को रैट ने खाया, फिर आउल उसे खा गया। 4 बनाओ तो भाई इसको, कैरेट को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को लायन ने खाया। 5 टायर, ग्रास, ग्रास ऑपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो इट इज अ गुड एग्जाम्पल, आप मेंशन कर सकते हैं।
देन कम्स मैम फूड चेन तो हो गई, अब चेन पहनने के बाद मैम अमीर हो गए हैं हम तो थोड़ा जाल भी दे दो मैम, नेकलेस दे दो अब तो, है ना। एक होता है कि बेटा हम होते हैं कुछ गरीब लोग, नहीं, हम गले में पहन रहे हैं सिर्फ एक ही मोतियों की माला, दैट इज द फूड चेन। अब भाई जो अमीर है, दिस इज गरीबी, गरीब, ठीक है, अब जो अमीर है वो पहनेगा भाई नेकलेस, ठीक है, बहुत सारा नेकलेस होता है, पूरा अलग अलग हीरे जवाहरात, अंबानीज अमीरी, ठीक है मैम, अमीरी अंबानीज। वैसा ही बेटा फूड वेब का हाल है। फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, ठीक है। जब बहुत सारी फूड चेन एक साथ इंटरलिंक हो जाती हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं भाई, अलग अलग फूड चेन चल रही है, जैसे इसकी इनकी एक अलग चल रही है, इनकी एक अलग चल रही है, इनकी एक अलग चल रही है, और बीच में यहां अलग चल रही है, तो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। जब बहुत सारी फूड चेन बेटा एक साथ इंटरकनेक्टेड होती है, दैट इज अ फूड वेब। देन आपको मैंने एक और एग्जाम्पल लगाया है फूड वेब का, देख सकते हैं बेटा, अगर कभी भी, वैसे तो कभी आता नहीं है, बट अगर इन केस आपके एग्जाम में कभी फूड वेब बनाने आ जाए, तो हमेशा एक पॉइंट याद रखना, कोई 3 फूड चेन बनाना और उनको इंटरकनेक्ट कर देना, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, हमने ग्रास ऑपर, फ्रॉग, बर्ड और स्नेक है, पर फ्रॉग को आउल भी खा सकता है इस वाली फूड चेन में से, ठीक है। यहाँ पे रैबिट फॉक्स की एक अलग फूड चेन चल रही है, ठीक है, बीच में इसने इसको खाया, चूहे को फॉक्स भी खा ली, ठीक है, तो भाई इंटरकनेक्टेड, दैट इज अ फूड वेब। यहाँ पे भी आप एक इंटरकनेक्शन देख सकते हैं, बकरी है, बकरी को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को लायन ने खाया, रैबिट है, रैबिट को भी डायरेक्ट वो खा सकते हैं, ठीक है, इट इज लाइक दिस। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मैम व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फूड चेन एंड अ फूड वेब। वैसे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप दोनों चीजें ड्रॉ करके भी दिखा दो, अमेजिंग, इट वुड बी ब्यूटीफुल फॉर एन एग्जामिनर, प्लस कुछ पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे। तो फूड चेन क्या है बेटा, सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। एक जना दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा और एनर्जी पास होगी। पर फूड वेब क्या है बेटा, ये एक इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है जो रिलेशनशिप डेवलप करता है अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। नॉर्मल लाइफ में बेटा कोई एक फूड चेन नहीं होती, इट इज ऑलवेज फूड वेब्स, ठीक है। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई ग्रास ऑपर को तो मेंढक ही खाएगा, ऐसा किसने बोला, ओके, या मेंढक को सिर्फ स्नेक ही खाएगा, ऐसा थोड़ी है, फ्रॉग को सिर्फ स्नेक खाएगा, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, समझ गए। तो ये क्या होता है, इंटरकनेक्टेड। तो रियल लाइफ में तो हमारी इकोसिस्टम में फूड वेब्स ही होते हैं, राइट। ये मैक्सिमम बेटा 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल ही कवर होती है, क्यों, अपन ने पढ़ा था वाई, बिकॉज बेटा एक पॉइंट के बाद एनर्जी ट्रांसफर में हीट रिलीज हो जाए, इतनी कम एनर्जी रह जाएगी वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इट इज अ पार्ट ऑफ फूड वेब, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पॉपुलेशन एंड डिफरेंट स्पीशीज, कोई इसमें पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल नहीं, पता नहीं कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं अलग अलग। इट कंटेन्स मेनी फूड चेन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। आपकी बुक में कोई अलग से हेडिंग नहीं है, ये आपकी फूड चेन और फूड वेब के अंदर ही इन्होंने एक थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है अबाउट बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। कोई अलग से आपकी बुक में टॉपिक नहीं है, बट ये आपके सिलेबस का पार्ट है क्योंकि ये फूड चेन और फूड वेब के अंदर इन्होंने दिया है। तो क्या होता है देखेंगे, बायोमैग्निफिकेशन मतलब बेसिकली टॉक्सिसिटी कितनी पास हो रही है। जैसे आपने देखा है आजकल आप सुनते होंगे मम्मी वगैरह को बोलते हुए कि यार आजकल है ना सब्जियों को तो इंजेक्शन लगा के उगा रहे हैं, इन पे कितना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं। कई बार अपन आप देखोगे ना सब्जियों को, आपको स्मेल से या कभी किसी चीज से उनको धोने से फील होगा कि उसमें कितना केमिकल लगा हुआ है, ठीक है, कितना केमिकल लगा हुआ है। तो भाई क्या होता है, वैसे ही वो केमिकल जो होता है बेटा वो आप खाते हो, समझ रहे हैं, ऐसे ही वो केमिकल पास ऑन होता है बॉडी में और वो बढ़ता जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो पानी में किसी इंडस्ट्री ने, आपने सुना ना इंडस्ट्री वाले लोग क्या करते हैं, अपना वेस्ट है ना आसपास की लेक में, पॉन्ड में, रिवर में बहा देते हैं। तो मान लो भाई किसी पानी में थोड़ा सा केमिकल है, कितना 2 ppm, सिर्फ थोड़ा सा टॉक्सिक, इसको फाइटोप्लैंक्टन, आपको पता होगा एक्वेटिक फूड चेन के प्रोड्यूसर ने पकड़ा, तो क्या हुआ, इतना सारा उसमें टॉक्सिक हो गया, डबल हो गया, 2 से 5, 5 से बेटा उसको इस मछली ने खाया, वो हो गया 200 ppm, बढ़ गई टॉक्सिसिटी। फिर उसको किसी ने बर्ड ने खाया, उसमें और अगर इस बर्ड को हम खा गए
तो सोचो हम में कितनी टॉक्सिसिटी आ रही है। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती जाती है। कैसे? बायोमैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच टॉक्सिक केमिकल्स और पॉल्यूटेंट्स increase in concentration as they move up the food chain. Increase in concentration as they move up the food chain. जैसे ही ये बढ़ते जाएंगे टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। क्या हो रहा है? टॉक्सिसिटी बेटा इंक्रीज हो रही है। टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है जैसे ही आप फूड चेन में आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, टॉक्सिसिटी का लेवल इंक्रीज हो रहा है। टॉक्सिसिटी इंक्रीज। फिर हाईएस्ट, अगर आपसे कोई पूछे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोमैग्निफाइड केमिकल, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होगा इनमें से, तो बेटा जो आखिरी में आ रहा है फूड चेन के, वो सबसे टॉक्सिक होगा। ठीक है, जो लास्ट में होगा। लोएस्ट, सबसे कम किसके पास होगी? जो बेटा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा। जो सबसे पहले लेवल पे होगा उसमें सबसे कम होगी। जो सबसे आखिरी लेवल पे होगा उस पे सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी। चलिए एक और बार देख लेते हैं, यहां देखेंगे। मैंने क्या बोला? दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ब्यूटीफुल डायग्राम्स एंड ब्यूटीफुल डायग्राम्स। ठीक है, आप देखिए ये रहा पानी। ठीक है, पानी में कितनी कम टॉक्सिसिटी थी? 0.00003। बेटा पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पीपीएम मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो क्या होता है भाई, इसको फाइटोप्लैंक्टन जो है इसके पास टॉक्सिसिटी गई 0.005, फिर वो गई 0.04, 0.5, 2 ppm, ये बढ़ती जा रही है। इसको खाया बढ़ती जा रही है। तो डीडीटी कंसेंट्रेशन ये बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। एज वी मूव अप टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, घास खाई, इसने खाया, इसने खाया, 2 फूड चेन दे रखी है। ठीक है, बढ़ती जा रही है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का लेवल बेटा बढ़ता जाता है। तो अगर मैं यहाँ पूछूं कि फाइटोप्लैंक्टन वाली एक्वेटिक फूड चेन में सबसे ज्यादा टॉक्सिक किधर कौन होगा, दैट इज जो लार्ज फिशेस होंगी। ठीक है, फिश ईटिंग बर्ड्स होंगी जो सबसे ऊपर है। ओके, सबसे कम किसके पास होगी? फाइटोप्लैंक्टन, मतलब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है वो ऑफ कोर्स, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो कितने प्यारे तरीके से दिखाया कि बैटरी नहीं है बेटा, ये टॉक्सिसिटी का रेट है कि इसने खाया थोड़ा कम कम टॉक्सिक होता गया भाई, टॉक्सिसिटी। चलिए अब आते हैं एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स एंड इट्स मैनेजमेंट। भाई हमारे एनवायरमेंट में बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने देखा होगा कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लग गए हैं आजकल। ट्रस्ट मी, आई एम लिविंग इन अ मेट्रो सिटी, एंड मेट्रो सिटी में क्या है भाई, इतना ज्यादा ट्रैफिक, हर किसी के पास घर में गाड़ी है। तो आप सोचिए आजकल हर घर में एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। भाई 2 स्कूटर होंगे, 1 कार रख लेंगे, 2 कार रख लेंगे, 2 स्कूटर, कितने भाई, आजकल हर किसी को कंफर्ट चाहिए, एवरीबडी हैज इट। तो हर गाड़ी से पोल्यूशन निकल रहा है भाई, और वो पोल्यूशन किस लेवल पे है आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स तो हजारों हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि हम लोग बेटा इतना ज्यादा एसी, फ्रिज, हमारे पास इतनी मशीन्स हैं बेटा जो CFCs रिलीज करते हैं, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, एक आपने कभी देखा एसी चलता है पीछे, वो एक चीज रिलीज करता है पीछे, दैट इज बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कभी भी अगर आप एसी को देखोगे ना, पीछे से बहुत गर्म हो रखा होता है, राइट। एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, दे रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और इससे एनवायरनमेंट बेटा बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। मतलब नाउ इफ यू इमेजिन कि किस कदर पे एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है। मैं बेटा जिधर रहती हूँ, दैट इज अ सोसाइटी, उस सोसाइटी में A to L तक टावर्स हैं, और हर टावर में 30 फ्लोर है, और हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं, और हर 6 फ्लैट में 3 AC हैं। तो आप लेवल आप देखो बेटा कि किस कदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो भाई हमारी जो ओजोन लेयर है वो अफेक्ट हो रही है, जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, लोगों को आजकल अभी भी मैनर्स नहीं आए हैं कि हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। भाई प्लास्टिक को अवॉइड करके वी कैन यूज जूट बैग्स, पॉली बैग्स। ठीक है, अच्छी चीजें यूज की जा सकती हैं, बट स्टिल वो चीजों को कंट्रोल होने में टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ पे आपकी बुक में तो सिर्फ 2 ही इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने दे रखा है, दैट ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन एंड मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है
कि मैम दो ही चीजें दे रखी है तो हम सिर्फ दो ही चीजों के बारे में जिंदगी में जानेंगे, भाई बहुत चीजें हैं दुनिया में, तो यू हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट एवरीथिंग। चलिए बट आगे बढ़ते हैं, हमारे में जो दे रखा है हम उतना तो पढ़े। मैम हम तो जितना दे रखा होता है उतना ही नहीं पढ़ते, आप तो आगे की बातें कर रही हो। ठीक है, चलिए तो भाई आपकी जो धरती है, आपने सुना होगा हमारा होता है एटमॉस्फेयर, सबने ये नाम सुना है। तो भाई एटमॉस्फेयर में क्या होता है, लेयर्स होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोफेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोफेयर। ठीक है, ऐसे लेयर्स होती हैं। ये इमेजिनरी होती हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि ऐसे डिवाइडेड ही हैं। ये एक इमेजिनरी लेयर्स हैं जो हमने हमारी बेटर स्टडीज के लिए बना रखी हैं। तो बेटा आपकी एक स्ट्रेटोस्फेयर होती है, स्पेसिफिक स्ट्रेटोस्फेयर। इसके अंदर बेटा आपकी एक लेयर आती है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ओजोन, पहले बात तो ओजोन को आप O3 से मेंशन करते हो। ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है। इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी लाइट, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी माने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ठीक है, यूवी रेस से बेटा ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है जो आपकी सन से आती है हार्मफुल। ठीक है, तो जैसे ही वो रेज आती है ना, उनको प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ओजोन बनता कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन बेटा आपकी बुक में भी दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ ओजोन हो कैसे रहा है। तो यहां ध्यान देंगे, वैसे तो मैंने लिखा हुआ है बट मैं आपको अभी सिर्फ समझा रही हूं, आप समझ लो, फिर मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा दूंगी कि आपको एग्जाम में बेटा कैसे लिखना है। बोर्ड्स में क्या होता है, आप ऐसे फट्टे में आंसर लिख के नहीं आ सकते हो। ये चीज समझा रही हूं, नेक्स्ट स्लाइड में बेटा मैंने आपके लिए लिखा है प्रॉपर पॉइंट्स, जैसे आप बोर्ड्स में लिख सकते हैं, पर पहले समझो, समझना इज इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है भाई, आपकी जो यूवी लाइट होती है, जो सन होता है, ठीक है, बेसिकली बेटा जो आपका सन है ये क्या निकालता है, यूवी लाइट, जिसकी वजह से बेटा आपकी जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन घूम रही होती है, ऐसे ऑक्सीजन घूम रही होती है, सन सन, वाओ यार बड़ा एनवायरनमेंट, मजा आ गया। पर जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर सनलाइट पड़ती है बेटा, तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाती है, O और O में। ठीक है, ऑक्सीजन पे ब्रेक हो गई, ऑक्सीजन पे। सेकेंड स्टेप क्या होता है, दिस वॉज द स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, ये बेटा ऑक्सीजन जो होती है हवा में तो है ही, इसका जो मॉलिक्यूल है, ये जो टूटे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, ये आके इसके साथ जुड़ जाते हैं और बेटा O3 बनाते हैं, दैट इज ओजोन मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल, राइट। कैसे बने ये वाली बेटा इधर आ गई इसके पास, समझ गए। ये जो बेटा मॉलिक्यूल टूटे थे, ये ऑक्सीजन के साथ हवा में मिल जाते हैं एंड दे फॉर्म O3, जिससे बेटा हमारी ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ है। अब बेटा बोर्ड्स में आप सिर्फ ऐसे तो लिख के आ नहीं सकते, आपको वो नंबर देंगे नहीं, तो बोर्ड्स में हमें बेटा हर चीज ना थोड़ी अच्छे फॉर्मेट में लिखनी पड़ती है। लोगों को क्या लगता है कि मैम हम लोग है ना बोर्ड्स में ऐसे लिख देंगे नंबर मिल जाएंगे, देखो क्या होता है, इट इज नॉट ओनली अबाउट आपने क्या लिखा है, इट इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, और आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, तो कैसे देंगे वो आप बेटा, आप ऐसे लिखेंगे बोर्ड्स के अंदर, बहुत इजी है, दिखने में आपको बड़ा लग रहा होगा बट इजी है। ओजोन इज फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर, बड़ा चढ़ा के, बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, पहला पॉइंट। ठीक है, ओजोन कैसे कहां होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। कैसे बनती है, बाय द एक्शन ऑफ यूवी लाइट ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बेटा जो सन से आ रही हैं, स्प्लिट तोड़ देती हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। O2 को ब्रेक किया इसमें। हमने बेटा सीधा ही ये स्टेप पढ़ा समझने के लिए, बट देखो बोर्ड्स में लिखने का पैटर्न देखो तो, देन दीज फ्री ऑक्सीजन एटम्स आर हाईली रिएक्टिव, और ये कंबाइन, क्योंकि बहुत ज्यादा ये ऐसे घूम रहे होते हैं,
कोई तो मिले मैं चिपकूं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से ओजोन मॉलिक्यूल बन जाता है, O2 बेटा O3 बना लेती है, सिंपल। सोचो जो चीज हमने इतनी छोटी पढ़ी उसको बेटा हमने ऐसे लिखा, ठीक है, एकदम प्रॉपर मेंशन किया है, राइट। तो ऐसे ही बेटा बोर्ड्स में आपका परफॉर्मेंस रहना चाहिए, नहीं प्रॉपर। अब आता है भाई ओजोन लेयर मैम डिप्लीट कैसे हुई। आप लोगों ने सुना होगा हमारे ओजोन में एक होल बन चुका है, एंटार्क्टिक ओशन या एंटार्क्टिक साइड के ऊपर एकदम होल। भाई ओजोन खत्म हो चुकी है उस रीजन से, आप समझ रहे हो, ओजोन इज डिप्लीटिंग, खत्म हो रही है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, तो बेटा इसमें 4 पॉइंट्स आएंगे और इन चारों पॉइंट्स को बेटा पॉइंट बना के लिखना। आप लोग हेडिंग डालना अपनी कॉपी में, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन 1 2 3 एंड 4। 4 पॉइंट्स हैं, चारों को आप मेंशन करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, आप देखिए बेटा आपके एसीज, रेफ्रिजरेटर, वो आप यूज करना, परफ्यूम्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज मार रहे हैं दुनिया भर में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिशन रीच द ओजोन लेयर, पहला स्टेप। ओजोन लेयर में देखो आप ब्रेक हो गई यहां से। सेकेंड, CFCs आर ब्रोकन डाउन बाय द सन। इन CFCs, इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बेटा सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तोड़ती हैं और ये क्लोरीन एटम्स को रिलीज करते हैं ओजोन लेयर में, क्लोरीन एटम्स को। स्टेप 3, ये जो क्लोरीन एटम्स ब्रेक होते हैं डाउन द ओजोन मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन एटम्स क्या करते हैं, ये देखो ओजोन को तोड़ रहे हैं। फोर्थ स्टेप, अब ये टूट गई है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीच द अर्थ थ्रेटनिंग ह्यूमन हेल्थ। हमारे को डायरेक्ट यूवी रेज आ रही है और आपको पता होगा हम लोग लगाती हैं लड़कियां, मैम सनस्क्रीन लगा लें क्या मैम, सनस्क्रीन। तो भाई सनस्क्रीन कब लगाते हो, किससे बचने के लिए, यूवी रेज से, स्किन कैंसर से बचने के लिए लगा रहे हो ना, स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए लगा रहे हो। क्यों, क्योंकि भाई आज की डेट में हमारी जो ओजोन लेयर है काफी हद तक डिप्लीट हो गई है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सन की किरणें हमें बहुत ज्यादा चुभने लगेंगी, ठीक है। तो 4 स्टेप आइए मेरे साथ। सबसे पहले बेटा आपके रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, इन सबसे क्या निकल रही है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को अफेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये बेटा टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में टूट जाते हैं इनटू क्लोरीन एटम्स, जिससे ओजोन लेयर खराब हो रही है। अब ओजोन लेयर खराब हो रही है, डिप्लीट हो रही है, तो सीधा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे को हिट करेंगी। नॉर्मली तो क्या होता, अगर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती तो ये क्या करती, बाउंस बैक कर जाती, डायरेक्ट हमारे पास नहीं आती। बट अब ये टूटने लगी है तो ये डायरेक्ट हमारे पास आने लगी है बेटा, ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास आने लगी है। तो ये 4 स्टेप बेटा आपको लिखने हैं, ये एग्जाम में लिखने हैं, कोई डायग्राम नहीं है, आपको लिखने एग्जाम में। ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। आपका अगर बेटा क्वेश्चन आता है ना तो ओजोन पे ऐसा आता है, व्हाट इज ओजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, कॉजेज और इफेक्ट्स ऑफ ओजोन, ठीक है, ऐसे। तो अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं भाई, भाई मैम ओजोन अगर ऐसे हमारी बॉडी में लगने लगेगी तो क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है, इफेक्ट्स क्या क्या होंगे इसके डिप्लीशन के। तो बेटा आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इफेक्ट्स, और आप अब लिखेंगे इसमें कि भाई क्या हो सकता है, भाई डायरेक्ट आएगा सनबर्न, तुम्हारी बॉडी जलने लगेगी। तभी तो कहते हैं भाई सनस्क्रीन हर किसी को लगानी चाहिए, सनबर्न। क्या होगी, आपको स्किन कैंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई स्किन कैंसर, ठीक है। आंखों की बीमारी हो सकती है बेटा, कैटरैक्ट, ठीक है, मोतियाबिंद। फिर क्या हो सकता है बेटा, इसकी वजह से आप देखो आपकी जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, तो क्रॉप डैमेज होंगी, ठीक है। भाई किसी भी जो खाद होती है या जो प्लांट्स होते हैं वो भी तो सारी सनलाइट थोड़ी ले सकते हैं, वो भी एक अमाउंट तक ही झेल सकते हैं। बेटा ह्यूमंस के अंदर माल न्यूट्रिशन होने लग जाएगा वो इस क्रॉप को खाएंगे तो, समझ रहे हैं आप कितना। अर्बन पॉल्यूशन एंड मटेरियल डैमेज, क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो भाई बहुत सारी चीजें होती हैं जो इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। आप लोग ऐसा फ्लो चार्ट भी एग्जाम में बना के आ सकते हैं कि सन की वजह से भाई इम्यूनिटी वीक हो रही है, कैटरैक्ट हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है, क्रॉप डैमेज को खाने की वजह से हम लोगों में माल न्यूट्रिशन आ रहा है, राइट। नेक्स्ट बेटा एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसका नाम एग्जैक्टली तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट उन्होंने इस प्रोटोकॉल के बारे में दिया है क्योंकि इन लोगों ने देखा यार कि भाई ये हम जैसे ह्यूमंस तो सब बर्बाद कर देंगे। तो इन्होंने कुछ इमेजेस देखी, ये इमेजेस तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। तो इट इज लाइक 1971 से आप देख रहे हो कितनी सारी इमेजेस हैं धरती की।
इसमें बेटा जो भी आप रीजन देख पा रहे हो, ठीक है, टोटल जो आप रीजन देख पा रहे हो, इसमें अगर आप देखोगे पर्पल एंड ब्लू कलर वो है जहां पे कम ओजोन है, और येलो और रेड कलर वो है जहां ज्यादा ओजोन है। तो देखिए 1971 में रेड और येलो ओजोन कितनी ज्यादा थी, थोड़ी सी ही कम हुई। ये बेटा ब्लू जोन वो है जहां ओजोन नहीं है, और आप ये देखो ब्लू जोन बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, और ये रेडिश येलोइश जोन बेटा गायब होता जा रहा है जहां ओजोन है। तो बेटा इन्होंने देखा यार हद ही हो रखी है कि कंटिन्यूसली ओजोन डिप्लीट ही हुए जा रही है। तो इन 1987 बेटा 1987 में थोड़े अवेयर हो गए ये लोग, और इन्होंने बोला हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं विद द यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम। बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने फ्रीज कर दिया प्रोडक्शन ऑफ सीएफसी को, कि भाई ये सब लोग बेटा कोई भी अगर मार्केट में प्रोडक्ट आएगा तो कोशिश की जाए उसमें सीएफसी तो ना के बराबर हो या नहीं ही हो। क्यों? क्योंकि भाई उससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन है। तो इन्होंने मैंडेटरी कर दिया, एग्जैक्टली इन्होंने उस टाइम तो मैंडेटरी कर दिया था कि भाई जो कंपनीज रेफ्रिजरेटर बना रही हैं दैट शुड बी फ्री ऑफ सीएफसी, सीएफसी रिलीज नहीं करने चाहिए वो। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो स्टेप लेगा, तभी हमारी धरती एक बेटर एनवायरमेंट, हमारा बेटर घर बन पाएगा, राइट। दिस ऑल कम्स अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने क्या किया था 1987 बेटा, ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। 1987 में यहां पे आप देखिए इन्होंने देखा यार ओजोन तो बिल्कुल ना के बराबर दिख रही है, अब क्या किया जाए, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन कम करो। समझ गए? चलिए अब बेटा आपका ओजोन वाला टॉपिक होता है खत्म। उसके बाद हम देखते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट में बेटा देयर इज टू टाइप्स ऑफ वेस्ट नॉर्मली, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होता है, आप लोगों को पता है बेटा जो भी चीजें ये सब आप समझते हो है ना, जो भी चीजें बेटा आपके सॉइल के अंदर अगर जाएंगी तो वो एक पॉइंट के बाद गायब हो जाएंगी, ठीक है, सॉइल में घुल जाएंगी और वो सॉइल को हेल्दी ही बनाएंगी। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा गाय का गोबर, जो आप पेपर फेंकते हैं, वेजिटेबल आपके घर में जो है ना मम्मी खाना बनाती है तो सब्जी का कचरा, ठीक है, ये सब क्या होता है सॉइल के लिए अच्छा ही है। तो जैसे काउ डंग, सीवेज, पेपर, वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चर, वुड, ठीक है, ये सारी चीजें बेटा बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब ये घुल जाएंगे एनवायरनमेंट में एक टाइम के बाद। तो दे कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एक्टिविटी ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स। बेटा एंजाइम्स आप केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं तो बायो में भी होते हैं, दे आर बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट मतलब कि लिविंग थिंग्स को बेटा ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर देते हैं प्रॉपरली। तो ये क्या करते हैं एंजाइम्स बेटा, उनको एकदम डिकम्पोज कर देते हैं। ये बेटा मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, मैंने आपको बता दिया। नॉन बायोडिग्रेडेबल बेटा जैसे आपकी प्लास्टिक की थैलियां, आपके मेटल्स, आपके वो कोका कोला के कैन, थम्स अप के कैन, वो कांच की बोतल आती है ना कोका कोला इन सबकी हर चीज की, बियर्स की जो कांच की बोतल आती है, एवरीथिंग दैट इज नॉन डिकम्पोजेबल, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, आप लोगों ने अगर कोई भी लोग नोएडा, दिल्ली या गुड़गांव साइड रहते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा डंपिंग यार्ड्स, जहां पे बेटा बहुत बड़ा ना पहाड़ सा है। इवन आई लिव इन नोएडा, वहां पे क्या है एक पहाड़ बना हुआ है, मतलब अगर आप लोग कभी पर्टिकुलर से बहुत स्मेल आती है, मतलब वो कचरे का पहाड़ है जहां पूरी सिटी का कचरा डंप होता है। ठीक है, क्योंकि वो बेटा बायोडिग्रेडेबल ही नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर आपने देखा होगा जो कचरा कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, कभी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वो कभी पुट्ठा या कुछ लोग होते हैं ना, उनको काम दिया जाता है प्लास्टिक कचरे में से प्लास्टिक को अलग किया जाए, इन चीजों को। और इवन आपको मैं बताऊं इंडिया में द सिस्टम इज अभी नॉट दैट डेवलप्ड, बट इन द कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, जैसे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे उनके तो फाइन लग जाता है, उनके घर में 3 डस्टबिन होना कंपलसरी है, कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसमें, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसमें और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसमें। मतलब माय ब्रदर यूज्ड टू लिव देयर एंड वो बताते थे मतलब वहां फाइन लग जाता है कि अगर वो लोग कोई और कचरा किसी और कचरे के डब्बे में मिक्स कर दें। बट हमारे यहाँ पे क्या, लोगों को तो एक ही जगह सब कुछ डाल देते हैं हम लोग, हमारे यहाँ पे सेपरेशन ही नहीं है वेस्ट का। इवन बहुत जगह बनाए गए तब भी लोग उसका प्रॉपर यूजेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो आपने देखा होगा कचरे पे क्रैक पिकर्स होते हैं जिनको ये काम दिया जाता है,
तो आप देखेंगे वो बोरी लेके ढूंढते रहते हैं कचरे में, ये वो की सेपरेट करते रहते हैं, राइट। तो दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से थ्रू ये टूटे नहीं जा सकते। दे कैन बी ब्रोकन डाउन ओनली बाय फिजिकल प्रोसेसेस, हीट और प्रेशर। अब प्लास्टिक को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? जला के, बट बेटा जो वो प्रोड्यूस करता है वो भी पल्यूट कर रहा है एयर को, ठीक है। ये बेटा सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं, मतलब सारी वो, ये नेचुरल हैं। दे डू नॉट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, दे डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। बेटा आप लोगों ने देखा होगा गायें भी आजकल वो प्लास्टिक की थैलियां खा जाती हैं, राइट। तो वो कितना अफेक्ट कर रहा है, हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, ये नहीं कर रहा। दे डू नॉट परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एनवायरमेंट में नहीं रहते हैं ज्यादा समय तक। दे परसिस्ट, क्योंकि बेटा ये तो बायोडिग्रेड हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। पर ये बेटा सालों साल, आप एक प्लास्टिक की बोतल को गाड़ के देखो जमीन, सालों साल वो ऐसे ही निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आता है? प्लास्टिक, मेटल कैंस, हैवी मेटल्स, मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डीडीटी, ठीक है। ये सारे, इनके ऊपर यूजुअली आप लोगों के एग्जाम में डिफरेंस आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपीज के अंदर अच्छे से। अब ये देखिए आप, ऐसे यूजुअली सेपरेशन होना चाहिए कि हमारे घरों में भी दो वो हो, ठीक है, अलग अलग सेपरेटेड डस्टबिन हो, कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की किचन का वेस्ट है, वेजिटेबल्स हैं, पेपर्स हैं, वहीं प्लास्टिक, बैटरीज, मेटल्स, इन सब का एक अलग डिस्पोजल होना चाहिए, राइट। चलिए मैम, अब ये बता दीजिए मैम, ये सब तो ठीक है, पर इस वेस्ट को मैनेज भी तो किया जाता होगा। कैसे मैम इस वेस्ट को हम मैनेज करें, कैसे हम ठीक करें? तो डेफिनेटली देयर आर फ्यू पॉइंट्स, जैसे आप पहले नंबर पे देख सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर अ कंपोस्ट। बेसिकली कंपोस्ट क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, ये दिस इज अ कंपोस्ट, ठीक है। कंपोस्ट मतलब होता है, आप मिट्टी के अंदर, आपके जैसे जो घर में वेजिटेबल का कचरा है, ये सब मिट्टी में डाल दो और उसके ऊपर मिट्टी में मतलब अच्छे से गाड़ दो, तो दिस इज अ कंपोस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय बरिंग इन अ पिट, ठीक है, गड्ढा खोद के उसमें सारा कचरा डाल दो। सेकेंड, ये बेटा बट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ ही हो सकता है, रिमेंबर। लैंडफिल्स, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग इन अ लो लाइंग एरिया ग्राउंड एंड कवरिंग इट विद अ सॉइल। तो लैंडफिल्स क्या होते हैं, अगर आप देखेंगे, दिस इज लैंडफिल्स। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, शहर से कहीं दूर कहीं ये लोग क्या करते हैं, एक जगह कचरे को डंप करते हैं, ठीक है, फिर उस पर धीरे धीरे मिट्टी डालते रहते हैं ताकि वो जमीन के अंदर गाड़ दे हम उसको। तो इसके तो अगर आप देखोगे मेट्रो सिटीज में भाई पहाड़ी बने हुए हैं, लैंडफिल्स। ये देख रहे हो कचरे का, ये पहाड़ी है कचरे का, फोटो लगाई मैंने ओरिजिनल, राइट। तीसरे नंबर पे बेटा, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसको तो जलाकर ही काम होता है। तो इंसिनरेटर बेटा एक मशीन होती है, इंसिनरेशन, उसमें एक मशीन होती है इंसिनरेटर, उसमें बेटा वेस्ट को डाल के जला देते हैं हाई टेम्परेचर पे, ताकि वो ऐश के फॉर्म में उड़ जाए, ठीक है। देन बेटा सीवेज ट्रीटमेंट, आप लोगों ने देखा होगा पानी को साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जहां पर पूरा आपका पानी साफ होके आता है, ठीक है। इवन आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे कैसे वो पानी क्लीन होता है, उसमें क्लोरीन डलती है, फिल्ट्रेशन होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो व्हेन सीवेज वाटर इज ट्रीटेड इट बिकम्स क्लीन वाटर एंड कैन बी डिस्चार्ज्ड इन रिवर्स, रिवर में बहाया जा सकता है, ठीक है। ये होते हैं बेटा जैसे सीवेज प्लांट्स, ठीक है, सीवेज प्लांट। यहाँ पे मतलब जैसे ना पूरा सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, इसको साफ किया जाता है पानी को। देन बेटा ऑन द फिफ्थ नंबर वी कैन डू बेटा रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, मेटल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। बेटा आपका तो नारा ही होना चाहिए, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज। भाई चीजों को वापस दोबारा यूज किया जा सकता है। आपने सुना भी होगा स्कूल में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं नहीं, कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाओ, रिसाइकल करो चीजों को, है ना, रिड्यूस करो, रीयूज करो। तो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। तो बेटा इन मेथड्स के थ्रू आप लोग अपने वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं और अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। चलिए बेटा चैप्टर होता है खत्म। अब मैं आपको कराने वाली हूं कुछ क्वेश्चंस जो बेटा आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने क्या बताया, आर एनवायरमेंट 5 नंबर में अलग से चैप्टर आ जाता है, ठीक है, अलग से ही इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जो मैंने थ्योरी में नहीं कराया है वो चीजें क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे, इन्होंने आपको एक फूड चेन दी है,
Now in a given food chain, suppose the amount of energy, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी है 5 किलो जूल. दिस इज T1, T2, T3, T4, T5. ये कह रहे हैं भाई फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी है 5 किलो जूल. तो भाई प्रोड्यूसर लेवल मतलब T1 पर कितनी होगी? तो भाई इंटू 10 कर दो, 50, 500, 5000. ठीक है, इंटू 10. जब हम कम करते हैं तो डिवाइड बाय 10 और आगे बढ़ा रहे हैं तो इंटू 10, तो 5000 किलो जूल्स. आ जाइए नेक्स्ट बेटा, सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन आया है, व्हाट आर डीकंपोजर्स. पूछा गया डीकंपोजर क्या होते हैं और उनका रोल क्या है हमारे एनवायरमेंट के अंदर. तो बेटा डीकंपोजर्स क्या होते हैं? विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डेड और डिकेइंग में जो प्रेजेंट है, ठीक है, इनटू सिंपलर कंपाउंड्स. सिंपलर कंपाउंड्स मैं आपको बता चुकी हूं, जैसे CO2, मिनरल्स, वाटर, ठीक है, इनके अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं. ये डेफिनेशन बेटा मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं. सिग्निफिकेंस क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं? दे डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. हमने अभी पढ़ा कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डिकम्पोज कौन करता है? डिकम्पोजर्स. ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं बेटा सॉइल में, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो बेटा खान सॉइल में चले जाते हैं और खाद बनाने में काम आते हैं. मैंने आपको बताया था कि मेरी दादी भी खाद का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि क्या होता है ये मिनरल्स भी तो रिलीज कर रहे हैं जो बेटा सॉइल में रहेंगे तो प्लांट्स यूज कर पाएंगे. तो ये बेटा इनकी सिग्निफिकेंस है. ऐसे लिखेंगे तो बोर्ड में मजा आ जाए, कोई तो मेरा नंबर काट ले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन. ये भी बेटा सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन के फॉर्मेशन के लिए किसका एक्शन जरूरी है? तो बेटा सनलाइट, क्योंकि अगर सनलाइट की यूवी रेज नहीं आएंगी तो O2 का मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं होगा, और स्प्लिट नहीं होगा तो O3 नहीं बनेगा. तो बेटा सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, इन अ फूड चेन, जैसे ग्रास है, रैबिट है और फॉक्स है, हाउ डज द एनर्जी कंटेंट कंपेयर बिटवीन इट? द एनर्जी कंटेंट आप देखिए, ग्रास है T1, रैबिट है T2, फॉक्स है T3. अब ये बोलो एनर्जी कंटेंट इज हाईएस्ट इन फॉक्स. क्या एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? भाई सबसे लो एनर्जी होती है इधर और सबसे हाई एनर्जी होती है इधर. तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया. एनर्जी कंटेंट इज सेम. क्या सेम हो सकता है कभी एनर्जी? नहीं. द एनर्जी कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम ग्रास टू फ्रॉग. कम हो रही है? बिल्कुल. एनर्जी कंटेंट इंक्रीजेस? नो भाई, डिक्रीजेस ही हो रही है. नेक्स्ट, व्हाट इज फूड चेन? भाई देखो फूड चेन को फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है? एक्सप्लेन. एक फूड चेन बेटा लीनियर सीक्वेंस होती है ऑर्गेनिज्म की, थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास. पहले डेफिनेशन लिख देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा. फिर फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स, जो भाई पौधे ने एनर्जी पकड़ी है, डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर. अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने पौधे ने सूरज की वो ले ली किरण, अब वो कहेगा नहीं यार नहीं चाहिए, ले ले वापस. उल्टा नहीं चलेगा, वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी हमेशा. ठीक है. एंड द एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ्स. अब ऐसा तो है नहीं, गाय ने अगर पौधे को खा लिया तो कहेगी ओ यार नहीं नहीं थूक देती हूं, थू ये निकालना पड़ेगा, एनर्जी वापस दो. ऐसा हो ही नहीं सकता, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी निकलेगी. ठीक है, आगे आएंगे. What is meant by trophic level in a food chain? Trophic level को डिफाइन बेटा सीबीएसई 20 में क्वेश्चन आया है. ठीक है. कंस्ट्रक्ट अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन, मैंने आपको बोला था ये पूछ लेंगे फूड चेन क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है. फूड चेन बनाओ और उसमें एनर्जी फ्लो बताओ यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है. तो बेटा आंसर रहेगा ईच लेवल इन अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ लिविंग क्रीचर्स. सेम फंक्शन होता है, नोन एज ट्रॉफिक लेवल. मैंने आपको बताया ना, हर किसी को एक लेवल दिया जाता है फूड चेन में, उसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं. टेरेस्ट्रियल फूड चेन में बेटा 4 ट्रॉफिक लेवल की बनाई है इधर. ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, फ्रॉग ने खाया, ईगल ने खाया. डन. एक एक नंबर मिल गया डेफिनेशन का, 1 नंबर फूड चेन का. अब एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये रिवर्ट बैक नहीं कर सकता. पौधा वापस सूरज की एनर्जी सूरज को नहीं दे सकता. एनिमल वापस खा के थूक नहीं सकता है कि मैं प्लांट को थूक देता हूं वापस एनर्जी, नहीं, रिवर्ट बैक नहीं हो सकती.
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 2023 में आया था कि यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड रिजल्ट्स इन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन रिवर पॉन्ड्स, डीप कंसर्न, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। भाई कि इन्होंने बोला कि जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपना वेस्ट रिलीज कर देती हैं पानी में, फार्मर्स जो होते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, तो इस पर कुछ टिप्पणी दीजिए, जस्टिफाई। तो भाई इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड से क्या होता है, पानी के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब बेटा ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पर। यहाँ बेटा आप वो जो मैंने आपको डायग्राम या फूड चेन्स बनाई हैं वैसे डायग्राम भी आप बना के आओगे ना, ट्रस्ट मी, जो डायग्राम्स मैंने आपको दिखाए थे वो आप बना के आ जाओगे भाई, एग्जामिनर बोलेगा वाह क्या कॉपी है इस बच्चे की, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, अगर पानी में इन्होंने एग्जाम्पल दिया है टॉक्सिन्स हैं, तो कैसे टॉक्सिन हेल्थ इशू को अफेक्ट कर रहे हैं और हर ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। वो डायग्राम आई से ड्रॉ डायग्राम यहाँ पे, दैट वुड बी अ वेरी बेटर इंप्रेशन, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सीबीएसई 2023 में आया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स। तो पहले इसका पार्ट देख लेते हैं बेटा। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं कैप्चर्ड बाय 1% एनर्जी, मैंने आपको बताया था सन से बेटा प्रोड्यूसर सिर्फ 1% एनर्जी ही लेते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, प्रोड्यूसर सनलाइट से सिर्फ 1% एनर्जी लेता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ट्रांसफर्ड ऑटोट्रॉफ से नेक्स्ट लेवल तक 10% ही होती है। एनर्जी बेटा कितने प्रतिशत हो रही है नेक्स्ट में, सिर्फ 10%। देन बी पार्ट देखते हैं हम क्वेश्चन का, व्हाट आर द ट्रॉफिक लेवल्स एंड डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इकोसिस्टम, बताओ 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स बताओ और रीजन दो। तो फूड चेन आपने बताया ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, फूड चेन का स्टेप होता है। डिफरेंट फूड चेन्स में कभी भी 4 से 5 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं होते बेटा, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल्स बिकॉज द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट यूजुअली इज अबाउट 90% लेवल। मतलब अगर 90% एनर्जी ऑलरेडी पहुंच चुकी है लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक, कम होते 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 तो लास्ट वालों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, इनसफिशिएंट एनर्जी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये बेटा क्वेश्चन आया है 2022 में, व्हाई वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम। आपने कभी देखा है, कभी किसी को देखा है एक पॉन्ड को साफ करते, एक्वेरियम को हमें रेगुलरली, क्यों, क्योंकि बेटा उसमें डीकंपोजर नहीं होते हैं। Why is the ozone layer getting depleting at a higher level? ये चीज बताएंगे, देखेंगे। Natural ponds and lakes ecosystem have decomposers, बेटा इनके पास decomposers होते हैं, ठीक है। Natural filter होते हैं that maintain balance। Aquarium के पास होता नहीं है कोई नेचुरली साफ करने को, नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में डीकंपोजर्स हैं, वो खाएंगे और साफ कर देंगे, पर इनके पास बेचारों के पास कोई ना है, वो ना मेरा कोई ना, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या होती है बेटा, डिप्लीट क्यों हो रही है, क्योंकि ह्यूमन मेड केमिकल बेटा सीएफसी जो हो रहे हैं वो रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में। आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो कि सीएफसी रिलीज हो रहे हैं, ओजोन लेयर पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। एटम वन हार्मफुल इफेक्ट इज यूवी रेडिएशन से बेटा हमारे हायर रेट ऑफ स्किन कैंसर हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप रिप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर मार्क्स देगा एग्जामिनर, बोलोगे बल्ले बल्ले। नेक्स्ट मार्क द डिक्लाइन इन द थिकनेस, ये बोल रहे हैं भाई ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो गई है इन 1980s, विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस चेंज। अपने को पता है भाई प्रोडक्शन ऑफ सीएफसी की वजह से हो रहा है, रेफ्रिजरेटर और ये हर जगह से। व्हाट इज द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस ऑन ह्यूमन हेल्थ, हमें पता है क्या होगा, कैटरैक्ट, स्किन कैंसर, पॉल्यूशन, क्रॉप डैमेज, ठीक है बेटा। तो चैप्टर होता है खत्म, इससे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं मैंने उनके बारे में आपको चैप्टर के अंदर भी बता दिया है, चैप्टर के बाद भी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब बेटा द बेस्ट थिंग इज आप नोट्स को अच्छे से मेरे नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। एनसीईआरटी की एक बार छोटी सी अगर रीडिंग लगा पाओ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो सैंपल पेपर से और पीवाईक्यू से, ठीक है। सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यूज करो। वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि मैंने मेरे हर लेक्चर में, इन माय ऑल लेक्चर्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, अगर आपने मेरी उड़ान वन शॉट सीरीज देखी है बेटा तो आपने देखा होगा मैंने हर चैप्टर में क्वेश्चंस करवाए हैं जो बोर्ड में आते हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए।
एक ही वीडियो में बेटा आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया, अगर उसके बाद भी आप नहीं पढ़ते तो फिर तो यार आपकी गलती है। Nobody can help you in that case. तो अब अच्छे से पढ़ाई करेंगे बेटा। Lots of love to everybody and बेटा मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और भाई 4 देना, नंबर नहीं कटवाना, कटवा के आए ना तो पिटाई खाओगे, ठीक है? पिटाई खाओगे, हर चीज पढ़ाई है फिर भी पिटाई खाओगे, ठीक है? अगर नंबर नहीं आए तो। चलिए बाय बाय एवरीवन, टूडल्स।